नमस्कार और स्वागत है आपका आर्ट्स मास्टरी में। इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं? इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के भूगोल के अर्थव्यवस्था, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाला जो किताब है उसके चैप्टर नंबर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि पिछले 10 सालों में कितनी संख्या में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं आपके बिहार बोर्ड में। और ये यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या ये चैप्टर हमारा ये इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के हिसाब से या इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। क्या इससे हाल के जो वर्ष हैं उनमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं पूछा गया है, इनके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। अब से पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने राजनीति शास्त्र, इतिहास और भूगोल, साथ ही साथ मनोविज्ञान के भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग टोटली चर्चा करेंगे जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड में। तो चैप्टर नंबर 2 से, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर नंबर 2 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट करने से पहले आपका एज इट इज आपके सामने एक क्या होता है, मोटिवेशनल लाइन होती है जो आपको मोटिवेट करती रहती है अंदर से कि आप पढ़िए, आप क्या कीजिए, पढ़िए, मेहनत कीजिए। जैसे आज का मोटिवेशनल लाइन है कि जो लोग मेहनत से डरते हैं, जो लोग मेहनत से डरते हैं वो सपनों को खो देते हैं। जो लोग मेहनत से डरते हैं वो सपनों को खो देते हैं। जो जिद से हर हाल में पढ़ते हैं वही इतिहास रच देते हैं। यही बात है। आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करने से डरिएगा तो आपके जो सपने हैं टॉपर बनने का, 90 प्लस स्कोर करने का, 80% प्लस स्कोर करने का, वो महज केवल एक सपना ही रह जाएगा। अगर आप जिद्दी नहीं बनिएगा पढ़ने के लिए कि नहीं हमने आज ये टारगेट फिक्स किया है तो हमें ये टारगेट पूरा करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए खाना क्यों ना छोड़ना पड़े, इसके लिए सोना क्यों ना छोड़ना पड़े, हम त्याग देंगे, लेकिन अपना आज का टारगेट बिना पूरा किए हुए हम कुछ करने वाले नहीं है। जैसे हमने ये चैप्टर नंबर 2 का जितने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो में यहाँ पे देखना है, एक्सप्लेनेशन, और जाकर फिर घर पे या अपने यहाँ फिर उसको क्या करना है कि लिखने की प्रैक्टिस अपने आप से करनी है। जब इस प्रकार से आपने टारगेट अपना फिक्स किया, डेली रूटीन अपना जो फिक्स किया, उसको हर हाल में पूरा करने में आप अपने आप को झोंक देते हैं, आप ऐसे अगर जिद्दी बन जाते हैं तभी आप इतिहास रच सकते हैं, तभी आप सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं, तभी आप 85%, 90% प्लस आप क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, 95% भी आप अचीव कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से जिद्दी बनकर पागलों की तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो, पागलों की तरह अगर आप पढ़ रहे हैं तो ही जाकर आपके सपने पूरे हो सकते हैं, वरना आपके सपने नहीं पूरे हो सकते। अगर आप मेहनत करने से घबराते हैं तो, और मेहनत करने से जहां भी आप भागते हैं तो आप अभी सोचिए, आप केवल अभी भाग रहे हैं और आने वाले जो 50 वर्ष होंगे आप वहां पे मेहनत करने से नहीं भागिएगा, क्योंकि वहां पे डू और डाई आपके सामने होगा, करो या मरो का स्थिति आपके सामने होगा कि आप नहीं कीजिएगा तो ना आप परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, ना अपना पेट पालन पोषण कर सकते हैं। इसलिए अभी से 6 घंटे से 8 घंटे की मेहनत कर लीजिए, नहीं तो वर्तमान में नहीं मेहनत कीजिएगा तो आने वाले 50 वर्षों में 13 घंटे की मेहनत के लिए तैयार रहिए और कंधे पर बोझ उठाने के लिए तैयार रहिए। अगर अभी आपको कलम का बोझ भारी लग रहा है, अभी आपको लाइब्रेरी में बैठकर, घर पे बैठकर पढ़ना भारी लग रहा है, तो याद रखिए कि आप एक समय अपने कंधे पर बोझ उठाकर मजदूरी वाला काम करेंगे और हंसी खुशी कीजिएगा, कितना भी रोइएगा गाइएगा, लेकिन करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। इसलिए अभी से ही मेहनत कीजिए और रिजल्ट अप्रत्याशित आपका आएगा। हम जानते हैं कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, आप जिद्दी बन रहे हैं अपना डेली टारगेट पूरा करने के लिए, डेली रूटीन पूरा करने के लिए, तो आपका रिजल्ट बेटर आएगा ही आएगा। आइए आते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि पिछले 10 सालों में इस चैप्टर से कितनी की संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं और देखते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्नों पर होने वाला है, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने सारे पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव वाला भी देख लेंगे और साथ ही साथ जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 5 नंबर वाला, वो भी हम यहाँ पर एनालिसिस कर लेंगे। पहले एनालिसिस करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की। तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। 2015 में पूछा गया है, एक प्रश्न पूछा गया, 2016 में एक भी प्रश्न नहीं, 2017 में एक भी नहीं, 2018 में एक भी नहीं,
2019 में भी एक भी नहीं, 2020 में भी इस चैप्टर से एक भी प्रश्न पूछा नहीं गया है, ये याद रखिएगा। 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, 2022 में 3 प्रश्न इससे पूछे गए हैं, 2023 में एक प्रश्न पूछा गया, 2024 और 25 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। यानी पिछले 2 सालों में लघु उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करें तो इस चैप्टर से एक भी नहीं पूछा गया है। और यहां पर केवल और केवल 2022 में इससे 3 प्रश्न पूछा गया है, नहीं तो एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या किया गया, पूछा गया है। अब आपको इस पर ध्यान देना है या नहीं, बस हल्का सा इस पे क्या करना है, इस चैप्टर पे आपको ध्यान देना है, रिवाइज करते रहना है। चैप्टर कोई उतना ज्यादा भारी भरकम नहीं है कि आपको याद नहीं हो सकता है, रिवाइज नहीं हो सकता है। आपको बस थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स क्या करने हैं, जो पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को केवल 5-6 जो क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को केवल प्रैक्टिस करने लायक, क्योंकि वही क्या हो जाएगा, आपका रिपीट हो सकता है अगर इस चैप्टर से पूछेगा तो। अब इससे उतना ज्यादा ये चैप्टर हमारा क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है, उतना ज्यादा ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट नहीं हो पाता है। अब अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो 2015 में इससे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 2016 में एक प्रश्न पूछा गया, 2017 में एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 2018 में एक पूछा गया है, 2019 में एक पूछा गया, 2020 में एक भी नहीं पूछा गया है, 2021 में 2 पूछा गया, 2022 में एक भी नहीं पूछा गया, 2023 में 2 पूछा गया, 2024 में 2 पूछा गया, 2025 में 3 पूछा गया। यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, जो एक नंबरीय क्वेश्चन होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2-3 प्रश्न आपके इस चैप्टर से क्या है। तो उनको पूरा करने के लिए आपको ये चैप्टर रिवाइज करने की आवश्यकता है, समय पे समय आपको इसको रिवाइज करने की आवश्यकता है, साथ ही साथ इसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की भी आवश्यकता है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आपको ज्यादा प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है, जो पीवाईक्यू है, ये जो पीवाईक्यू हम आपके सामने ला रहे हैं, बस इन्हीं प्रश्नों को आप केवल प्रैक्टिस करते जाइएगा, ये चैप्टर आपका रिवाइज होता जाएगा, इससे बाहर आपको प्रश्न पूछने वाला नहीं है। सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उनकी हम चर्चा करें तो 2015 में एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए, 2016 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया, 2017 में एक प्रश्न पूछा गया, 2018 में एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2019 की बात करें तो एक भी प्रश्न नहीं, 2020 में एक भी प्रश्न नहीं, 2021 में इससे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2022 की बात करें तो एक प्रश्न पूछा गया है, 2023 की बात करें तो एक प्रश्न नहीं पूछा गया है, 2024 की बात करें तो एक भी प्रश्न नहीं, 2025 की बात करें तो इसे एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया। यानी कि पिछले 10 सालों में केवल 2 साल ऐसे हैं जहां से इससे एक क्वेश्चन इससे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। यानी लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, केवल और केवल पिछले 10 सालों में केवल 2 ही क्वेश्चन क्या किए गए हैं, 2 ही प्रश्न आपसे इस चैप्टर से पूछे गए हैं। तो उनकी हम यहां पर चर्चा करेंगे। ये पार्ट 1 होने वाला इस चैप्टर का। पार्ट 2 की भी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, और पार्ट 2 में देखेंगे कि वो कौन से 2 प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए आते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, जमशेदपुर एवं पुणे शहर के महत्व का उल्लेख करें। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2015 में। यह प्रश्न कब आपसे पूछा गया है, 2015 में पूछा गया कि जो जमशेदपुर शहर है और जो पुणे शहर है, इनका महत्व का आपको उल्लेख करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो जमशेदपुर शहर है झारखंड में स्थित है, और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट किया है जमशेदजी रतन टाटा ने क्या किया हुआ है, इसका एस्टैब्लिशमेंट किया हुआ है, हम लोग जानते हैं। और इस जमशेदपुर को हम लोग एक औद्योगिक नगर के रूप में जानते हैं, और इसे हम टाटा नगर के रूप में भी जानते हैं। ये बहुत ही ज्यादा औद्योगिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा फेमस है, और इस शहर को बहुत प्रॉपर वे में प्लानिंग के साथ में क्या किया गया है, बसाया गया है। और अगर बात करें पुणे की बात करें तो पुणे हमारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साथ ही साथ शैक्षणिक केंद्र के रूप में क्या होता है, जाना जाता है। और पुणे को ईस्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लगाई गई है। और अब तो वर्तमान में वो आईटी हब हो रहा है। आईटी हब मतलब जितनी सारी आपको आईटी कंपनी है, आईटी उद्योग है, यहां पर क्या हो रहे हैं, लगने स्टार्ट हो चुके हैं। तो एक आईटी हब के रूप में भी ये प्रमुख शहर के रूप में आपके सामने निकल कर आ रहा है। अब इसके मॉडल आंसर की बात करें, मॉडल आंसर में क्या लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि जमशेदपुर झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक शहर है, जिसे टाटा नगर भी कहते हैं। यह भारत की सबसे पुरानी और बड़ी इस्पात फैक्ट्री टाटा स्टील स्थित है यहाँ पर,
जिससे इसे औद्योगिक नगरी के रूप में विशेष महत्व प्राप्त है। और अगर यही बात करें पुणे को, तो पुणे महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र है। इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है और यह आईटी उद्योग का भी प्रमुख हब है। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से बन चुका है। तो यही आपको क्या करना है कि इस आंसर में, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको यही मेंशन कर देना है, और जैसे ही आप मेंशन करते हैं आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और ये प्रश्न अगर पूछता है तो पिछले 10 सालों में ये प्रश्न आपको रिपीट नहीं किया है, पिछले 10 सालों में ये प्रश्न रिपीट नहीं किया है, तो ये न के बराबर 0.1% इसका चांस है कि क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको अपने नजरों के सामने इस प्रश्न को बार बार रिवाइज करते रहना है, समय दर समय आपको इसको रिवाइज करते रहना है। शायद हो सके ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है, लेकिन कम ही चांस है कि ये क्या करेगा, पूछेगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे उसी को हमने यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो भी बच्चा पार्ट इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करेगी और पढ़ लेगी मॉडल आंसर क्या हम कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अप्रवास और उत्प्रवास में अंतर स्पष्ट करें। और ये प्रश्न पूछा गया है 2021 में। आप देख सकते हैं 2015 के बाद सीधे इस चैप्टर से प्रश्न जो पूछा गया है 2021 में पूछा गया है। इसके बीच में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पूछे गए हैं, इसके बीच में इस चैप्टर से एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए हैं। ये ध्यान रखना है, ये बताता है हमारा कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको जितने सारे पीवाईक्यू, आपको 6 इस चैप्टर से पीवाईक्यू दिखाई देते हैं लघुतरीय प्रश्नों में, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन 6 के 6 पीवाईक्यू को आपको प्रैक्टिस कर लेना है और समय पे आपको इसको प्रैक्टिस करते जाना है, रिवाइज करते जाना है। अब यहां पे पूछ रहा है कि अप्रवास और उत्प्रवास क्या होता है। अप्रवास क्या होता है कि जब हम कहीं पे अस्थाई या अस्थाई रूप से, अस्थाई या अस्थाई रूप से जाकर बस जाते हैं, तो उस जगह के लिए हम क्या होते हैं, अप्रवास। हम क्या करते हैं, वहां पे अप्रवास करते हैं, और वहां के लिए हम क्या जाने जाते हैं, अप्रवासी जाने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल समझिए, हम भारत को छोड़कर अमेरिका में जाकर बस जा रहे हैं, तो अमेरिका में जाकर बस रहे हैं, यानी भारत से अप्रवास कर गए कहां पे, अमेरिका में, और अमेरिका के लिए हम क्या हो गए, अप्रवासी हो गए। क्या हो गए, अप्रवासी हो गए। दूसरा है उत्प्रवास। अब हम भारत को छोड़ के जा रहे हैं, तो भारत के लिए हम क्या हो गए, उत्प्रवास। भारत से हम उत्प्रवास कर रहे हैं। समझिएगा कि जहां से हम छोड़ के जा रहे हैं वहां के लिए हम उत्प्रवास हो गए, यानी यहां से हम उत्प्रवास कर रहे हैं एक नए जगह पर, अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से। ठीक है, कैसे भी हम क्या कर रहे हैं, यहां से अलग जगह पर जा रहे हैं, रहने के लिए, बसने के लिए हम जा रहे हैं, तो भारत के लिए उत्प्रवास हो जाएंगे और यहां के लिए हम उत्प्रवासी जाने जाएंगे। लेकिन वही अमेरिका में हम अप्रवास कर रहे हैं और अमेरिका के लिए अप्रवासी के रूप में हम क्या होते हैं, जाने जाते हैं। अब इसका मॉडल आंसर अगर हम देखें क्या लिखना है, तो बस अप्रवास को आपको परिभाषित कर देना है, साथ ही साथ उत्प्रवास को आपको परिभाषित करना है, और ज्यादा से ज्यादा आप उसमें और लिखना चाहते हैं तो आप इसके एग्जाम्पल को, उदाहरण को आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर मॉडल आंसर की बात करें तो अप्रवास, जब कोई व्यक्ति या समूह एक देश या क्षेत्र में अस्थायी या अस्थायी रूप से बसने के लिए आता है तो उसे अप्रवास कहते हैं। जैसे बताए हमने कि भारत को हम लोग छोड़ के जा रहे हैं अमेरिका में बसने के लिए, तो अमेरिका में हम जा रहे हैं, तो अमेरिका के लिए हम क्या हो गए, अप्रवासी हो गए। क्या हो गए, अप्रवासी हो गए। ठीक है, जैसे भारत से लोग अमेरिका में जाकर बसते हैं तो वे अमेरिका के लिए क्या हो जाते हैं, अप्रवासी कहलाते हैं। और उत्प्रवास किसे कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति या समूह अपने देश या क्षेत्र से बाहर रहने के लिए जाता है तो उसे उत्प्रवास कहते हैं। भारत से लोग विदेश जाते हैं तो वे भारत के लिए क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी कहलाते हैं। यही एग्जाम्पल में, इसी एग्जाम्पल में हम इसको भी समझ सकते हैं कि ये भारत से लोग अमेरिका में जाकर बस रहे हैं तो अमेरिका के लिए अप्रवासी हो गए, यानी अप्रवास कर रहे हैं, वो दूसरे देशों से वहां पर आकर बस रहे हैं। और भारत को छोड़कर जा रहे हैं दूसरे जगह पर बसने के लिए, तो भारत के लिए वो क्या कर गए, उत्प्रवासी हो गए, यानी भारत को छोड़कर वो दूसरे जगह पर जाकर क्या कर रहे हैं, बस रहे हैं। बस इतना आप आंसर में अपना मेंशन कीजिएगा, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसका उत्तर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और 2 नंबर देने से बिल्कुल भी एग्जामिनर हिचकिचाएगा नहीं, आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
चैप्टर में भी आपने यही पढ़ा होगा और यही हमने आपको क्या किया, आंसर में भी आपको मॉडल आंसर में दिखाया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज जो है उसी को आईजीटीज हमने यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन किया है। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करेगी और इसको क्या कर सकती है, देख सकती है कि क्या मॉडल आंसर इसमें हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 जो है हमारा यह है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो यहां पर यह समझना हो, देखिए यह प्रश्न पूछा गया है 2022 में और शुरू के वीडियो में हमने बताया कि 2022 से आपको 2022 में ही केवल इससे कितने प्रश्न पूछे गए। प्रश्नों की संख्या, पूछे जाने की संख्या है, प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 3 है। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 3 पूछे गए। इससे प्रश्न है 2022 में। 2021 में एक प्रश्न पूछा गया, उससे पहले इस चैप्टर में 2015 में पूछा गया है। तो इससे ये पता चलता है कि चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहां पे प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रवास के बीच अंतर स्पष्ट करें। राष्ट्रीय प्रवास क्या हो गया, जब हम देश के अंदर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक गांव से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव हम प्रवास करते रहते हैं, इसी को हम राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। यानी देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह तक हम क्या कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या हो गया, हम एक जगह, एक देश से दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में हम प्रवास कर रहे होते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। या तो हम दूसरे देश में जाएंगे या तो वहां से लोग हमारे यहां क्या होंगे, आएंगे, तो वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास में क्या होता है, गिना जाता है। और यही आपको क्या करना है, यहां पर मेंशन कर देना है और आपका आंसर टोटली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतना आप लिखिएगा, आपका 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। मॉडल आंसर की बात करें तो लिखे कि राष्ट्रीय प्रवास एक ही देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों का स्थानांतरण होता है, जैसे गांव से शहर आना। ठीक है, तो ये कहलाता है राष्ट्रीय प्रवास, गांव से शहर। अब बहुत सारे उसके कारण होते हैं, चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा तो रोजगार के तलाश में उसके अपकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक, ये बहुत सारे जो फैक्टर होते हैं ये सब भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं लोगों को माइग्रेट करने के लिए, प्रवास करने के लिए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास में लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार, शिक्षा या अन्य कारणों से बसने जाते हैं। इसमें सीमा पार करना आवश्यक होता है, यानी एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में जाना आवश्यक होता है, तभी जाकर उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। वर्तमान में अगर देखा जाए या 2011 के जनगणना के अगर अनुसार देखा जाए तो जो राष्ट्रीय प्रवास है 37% हुआ करता था, लगभग 37% हुआ करता था। लेकिन लगभग 37% हुआ करता था। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अगर वर्तमान में हम देख रहे हैं तो ये घटकर 29% हो चुका है। ये घटकर कितना हो चुका है, 29% हो चुका है। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का तो 2011 के जनगणना के अनुसार 0.4% हुआ करता था लगभग, लेकिन अभी अगर वर्तमान में देखा जाए तो ये 1 से 2.5% हो चुका है, 1 से 2.5% हो चुका है। तो ये भी बात आपको याद रखेगा। ये बात तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं यहां पर, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। बस इतना आप मेंशन कीजिएगा, दोनों के डिफिनेशन क्या होता है बस यही आप मेंशन कीजिएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आईजीटी वही सारी चीजें क्या किया गया है, इंग्लिश में हमने बताया। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम वाली है वो वीडियो पॉज करके देख लेगी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 जो है ये है, अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अधिवास क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। और यह प्रश्न आपसे पूछा गया है 2022 में, यह प्रश्न पूछा गया है 2022 में। तो देखिए अधिवास क्या बोला जाता है, ऐसे समूह या व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों का समूह किसी स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से बस जाता है तो वही अधिवास कहलाता है। जैसे हम इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाकर अस्थायी रूप से हम बस जाते हैं तो हम क्या बोले जाएंगे, हम अधिवास। हमने क्या किया, अधिवास, ये हमारा अधिवास है, ये हमारा क्या है, अधिवास है। हम यहां पर अस्थायी रूप से आकर क्या हो चुके हैं, बस चुके हैं। और अधिवास के अगर प्रकारों के बारे में बात करें तो ये तो ग्रामीण होता है और ये साथ ही साथ क्या होता है, नगरीय होता है। यानी ये ग्रामीण अधिवास होता है, गांवों में लोग अधिवास करते हैं यानी अस्थायी रूप से बसते हैं, या फिर शहरों में जाकर क्या करते हैं, लोग अधिवास करते हैं यानी कि
अस्थाई रूप से बसते हैं। अब जैसे देखिए, अब यहां पर ये दो प्रकार इसमें और हम ऐड कर सकते हैं, दो प्रकार और क्या ऐड कर सकते हैं, जैसे जन्म के आधार पे भी अधिवास होता है और निवास के स्थान के आधार पे भी अधिवास होता है। जन्म के आधार पे अधिवास मतलब समझ लीजिए कि मेरा गांव में जन्म हुआ है तो वो ग्रामीण अधिवास हो गया, ठीक है। मेरा शहर में जन्म हुआ है तो जन्म के आधार पर उसे हम शहरी अधिवास बोल देंगे। और वही अगर हम क्या करें, निवास के स्थान पे बात करें, तो मान लीजिए हम गांव में रह रहे हैं, गांव से प्रवास करके हम शहर में गए, शहर में जाकर हम वहां पे अधिवास कर मतलब वहां पे पूर्ण रूप से अस्थायी रूप से बस गए, तो वो क्या हो जाएगा, शहरी अधिवास बोला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये अधिवास के प्रकार होते हैं जिनके बारे में आपको वहां पर क्या करना है, उल्लेख करना है बस। और इतना आप उल्लेख करते हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो पहले के लाइन में आपको क्या लिखना है, बताना है अधिवास क्या है। उसके बाद आपको मेंशन करना है कि अधिवास के कितने प्रकार होते हैं। तो ग्रामीण अधिवास हो गया, शहरी अधिवास हो गया। कहीं आप इसको अगर देखिएगा तो जन्म के आधार पर होगा, कहीं आप देखिएगा इसे निवास के आधार पर, ठीक है। तो जो जन्म के आधार पर हो गया तो जन्म हमारा शहर में भी हो सकता है, गांव में भी हो सकता है, तो वही हम अस्थायी रूप से बसे होते हैं, तो ग्रामीण अधिवास या शहरी अधिवास हो सकता है। निवास के स्थान पर अगर दिया हुआ है, निवास के आधार पर अगर दिया है तो गांव को छोड़कर हमने शहर में जाकर अस्थायी रूप से बस गए तो वो निवास के स्थान हो गया, तो वो भी हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है कि यहां पर कुछ अलग बताया गया या कहीं पर हमने कुछ अलग पढ़ा है। जो आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ उसी को आप मेंशन कीजिएगा आंसर में, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। चाहे ऑफलाइन पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, उससे वो मतलब नहीं है। आपने पढ़ा है, आपका कंसेप्ट क्लियर है और आप जानते हैं कि इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं, तो आप उसका आंसर वो मेंशन कर दीजिएगा। हमने यहां पर आपको बस ये बताया है कि आप ऐसा लिख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको लिखने की आवश्यकता क्या है, नहीं है। एक हमने आपको एक क्या कर दिया, मॉडल पेश कर दिया आंसर लिखने का। जैसे ये अगर बात करें कि क्या लिखे हैं, कि अधिवास का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह का किसी स्थान पर अस्थायी रूप से निवास करना होता है। यह मानव जीवन और संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिवास के प्रमुख प्रकार हैं ग्रामीण अधिवास जिसमें लोग गांव में रहते हैं, तथा शहरी अधिवास जिसमें लोग शहरों में रहते हैं। जैसे ये जनसंख्या वितरण को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अधिवास को इंग्लिश में हैबिटेट बोलते हैं, ये जनसंख्या वितरण को भी क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। अब बस इतना आप क्या कर लीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा, आपका आंसर 2 नंबर का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आपको एग्जामिनर 2 नंबर देने से बिल्कुल भी हिचकिचाएगा अभी नहीं, अगर ये प्रश्न आपको 2026 में बिहार बोर्ड में पूछ रहा है तो। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट पेज अगर देखें तो नेक्स्ट पेज पे एज इट इज इंग्लिश में लिखा गया है, तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश मीडियम वाली है वीडियो को पॉज करके देख लेगी कि क्या लिखा गया है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है अपकर्ष कारक क्या है। अपकर्ष कारक क्या है, और यह प्रश्न पूछा गया है 2022 में। 2022 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि अपकर्ष कारक क्या है, और अपकर्ष कारक को पुल फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे देखिए अपकर्ष कारक क्या हो गया, प्रवास के प्रकार में अगर देखेंगे अपकर्ष कारक क्या होता है, किनकी प्रभावित करने वाले, जैसे अगर हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं, तब अपकर्ष कारक होता है, एक प्रतिकर्ष कारक होता है। अपकर्ष कारक में हम लोगों ने पढ़ा अपकर्ष, इससे यह याद रखना अपकर्ष, इसके पहले वाले शब्द से अपकर्ष लगा है, यानी इसमें आकर्षित होकर लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे किसी नए स्थान पर जाकर क्या करते हैं, बसते हैं। वहां की सुविधाओं से आकर्षित होकर, वहां के जीवन के जितनी लाइफ स्टाइल है उससे आकर्षित होकर लोग वहां पर जाकर क्या कर रहे हैं, बस रहे हैं। तो जहां कहीं पे भी अपकर्ष आ जाए कि अपकर्ष कारक आपको बताना है तो अ से याद रखना है, अ से अपकर्ष, अ से आकर्षित। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रतिकर्ष कारक क्या होता है और अपकर्ष कारक क्या होता है, तो उसमें आपको याद रखना है अ से अपकर्ष, अ से आकर्षित, यानी आकर्षित होकर कहीं पर अगर हम जाकर बस रहे हैं तो वही हमारा क्या होता है, अपकर्ष कारक होता है। मान लीजिए एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम रह रहे हैं पटना में, अब पटना में हम हैं यहाँ पे, और मान लीजिए मेरा मन कर रहा है कि यहाँ से बेटर लाइफ स्टाइल और हर एक चीज सुविधाएं भी यहाँ से बेटर कहाँ है, दिल्ली में है या मुंबई जैसे महानगरों में है, और वहां की चीजों से आकर्षित होकर हम क्या हो गए, बेहतर जीवन की तलाश में या रोजगार की तलाश में या किसी भी चीज में हम आकर्षित होकर, यहाँ पे भी हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ से आकर्षित होकर हम जाकर क्या हो गए, दिल्ली में जाकर बस गए या मुंबई में जाकर हम बस गए, वो बोला जाता है अपकर्ष कारक, क्योंकि हम वहां से आकर्षित होकर इस जगह को छोड़कर वहां पर जाकर क्या हो गए, बस गए। अब यहां पर कोई कारण हो जाता है,
जैसे बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है, या छोटे छोटे शहर जो होते हैं अभी अभी जैसे जैसे बन रहे होते हैं, तो उन शहरों में ये देखा जाता है कि सुविधाओं की बहुत ज्यादा अभाव होती है, ना शिक्षा व्यवस्था अच्छा होता है, न स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, न वहाँ पे रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, न जीवन की वहाँ पे सुविधाएं बहुत ज्यादा बेटर होती है, लाइफ स्टाइल भी अच्छा नहीं होता है। तो लोग उस छोटे से शहर को छोड़कर चले जाते हैं कहाँ पे, बड़े महानगरों में चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। या गांव में कहीं की कोई भी कारण होता है, भौतिक कारण हो सकता है, आर्थिक कारक हो सकता है, जैसे रोजगार की तलाश में हो सकते हैं, भौतिक कारण में बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, तो उसकी वजह से भी लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो ये सब कारण हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कि इसके वजह से ये लोग छोड़कर क्या हो रहे हैं, दूसरे जगह तक जा रहे हैं, तो वो प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। लेकिन यहां पे भी किसी चीज की कमी नहीं है, और इसकी वजह से हम क्या हो रहे हैं कि यहां पे किसी चीज की हमें कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली को देख रहे हैं और दिल्ली और पटना में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हमें पटना बहुत ज्यादा बेटर नहीं लग रहा है, दिल्ली हमारा बेटर लग रहा है, और दिल्ली में सुविधाएं पटना से भी ज्यादा हमारा बेटर लग रही है। तो हम क्या हो रहे हैं, यहां से माइग्रेट करके, यहां से प्रवास करके हम कहां चले गए, तो दिल्ली में जाकर रहने स्टार्ट कर दिए। तो वो अपकर्ष कारक होता है। ये यहां से कंफ्यूजन नहीं होना, अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में हमेशा ये क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो अपकर्ष अ से आकर्षित, अ से अपकर्ष, तो आकर्षण की वजह से अगर किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो अपकर्ष कारक कहलाता है। प्रतिकर्ष कारक किसी कारणवश अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं, चाहे वो सामाजिक कारण हो सकता है, चाहे वो भौतिक कारण हो सकता है, चाहे वो आर्थिक कारक हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, उनकी वजह से अगर हम जा रहे हैं छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो हमारा होता है प्रतिकर्ष कारक। बस यहां पे अगर अपकर्ष कारक पूछा हुआ है तो आपको लिखना है मॉडल आंसर में क्या लिखे हैं कि अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को किसी नए स्थान पर जाने के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते रहते हैं। इस शब्द पे हमेशा ध्यान देना है, और इस शब्द को हमेशा क्या रखना है, याद रखना है कि अगर आकर्षण की वजह से लोग एक जगह से नए स्थान पर दूसरे जगह पर जाकर बस रहे हैं तो वो हमारा अपकर्ष कारक होता है। और ये क्या होता है, सकारात्मक स्थितियां होती हैं जो लोगों को एक निश्चित स्थान पर बसने के लिए प्रोत्साहित करती है, और वो नकारात्मक होती है क्योंकि कारण होता है उसके पीछे एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने का। लेकिन यहां पर कारण नहीं है, यहां पर हम क्या हो गए, यहां से हमें बेटर, यहां से हमें अच्छी चीजें वहां पर दिखाई दे रही है, तो हम यहां को छोड़कर वहां पर चले गए। बस इतना आप मेंशन कर रहे हैं और आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, पूछता है प्रवास के पुश फैक्टर के बारे में बताइए, या पुश फैक्टर के उदाहरण दे। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पुश फैक्टर प्रतिकर्ष कारक होता है, और प्रवास के पुल फैक्टर्स के बारे में कभी हिंदी में लिख देता है। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा, आपके टेस्ट में भी आप कहीं पे देते हैं तो लिख सकता है पुल कारक लिख सकता है, या इसे इंग्लिश में ही एज इट इज लिख देगा फैक्टर। ठीक है, या फिर क्या लिख सकता है, पुश कारक लिख सकता है, या फैक्टर लिख सकता है। ठीक है, यानी जो इंग्लिश में लिखा है इसका इंग्लिश होता है, उसी को हिंदी में क्या करता है, लिख देता है और बताता है, पूछता है कि बताइए। तो आप इसका इंग्लिश भी याद रखिएगा, अपकर्ष कारक का पुल फैक्टर्स, प्रतिकर्ष कारक का पुश फैक्टर्स। आते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे एज इट इज वही सारी चीजें यहां पर क्या किया गया है, इंग्लिश में मेंशन किया गया। तो जो भी बच्चा पार्ट इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करेगी और देख लेगी। नेक्स्ट प्रश्न अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रवास के 2 प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी हमने इसके पिछले वाले क्वेश्चन में बताया, और ये प्रश्न जो पूछा गया है 2023 में पूछा गया है। पिछले वाले प्रश्न में अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में बताया। अपकर्ष कारक आकर्षित होकर, प्रतिकर्ष कारक कोई कारण है, इसकी वजह से उस जगह को छोड़कर हम दूसरे जगह पर क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, तो वो प्रतिकर्ष कारक हो सकता है। वो भौतिक कारक भी हो सकता है, या हो सकता है आर्थिक कारक, यानी रोजगार के भी तलाश में हम एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह पर जा सकते हैं, जो कि ग्रामीण से शहरी आपको प्रवास देखने को मिलता है। आपने चैप्टर में पढ़ा होगा प्रवास के प्रकार के बारे में। भारत में प्रवास के प्रकार ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से नगरीय और नगरीय से ग्रामीण, इन सभी प्रवासों के बारे में आपने पढ़ा होगा, प्रकारों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर हो गया कि जैसे ग्रामीण से नगरीय जो प्रवास होता है ज्यादातर आपको रोजगार की तलाश में, यानी आर्थिक कारणों की वजह से देखने को मिलता है। और ग्रामीण से ग्रामीण अगर हम प्रवास की बात करें तो वो होता है आपको कोई भौतिक कारण उसके पीछे लगा हुआ हो, या
ज्यादातर ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास आपको स्त्रियों का देखने को मिलता है। जो शादी विवाह हो जाता है तो उससे ग्रामीण, एक गांव से दूसरे गांव में उस लड़की का शादी हो गया तो एक गांव को छोड़कर वो दूसरे गांव में प्रवास करने के लिए चली जाती है। अब यहां पर मॉडल आंसर में हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? तो पहले अगर आप चाहें तो यहां पर प्रवास को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, प्रवास क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि प्रवास के दो प्रमुख प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आइए मॉडल आंसर को एक बार देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अपने निवास स्थान का अस्थायी एवं अस्थायी परिवर्तन करते हैं तो प्रवास कहलाता है। यानी हम अस्थायी रूप से एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे हैं या फिर अस्थायी रूप से भी हम क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं, तो वही प्रवास कहलाता है। प्रवास के दो प्रमुख प्रतिकर्ष कारक निम्नलिखित है। याद रखना है, प्रतिकर्ष कारक कारणों की वजह से होता है। भौतिक कारण, इसमें व्यक्ति मुख्य रूप से बाढ़ कारण है, भूसंखलन ये भी कारण है, भूकंप या सुनामी तटीय क्षेत्रों में आ जाती है तो इसकी वजह से उस जगह को छोड़कर लोग दूसरे जगह पर क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। तो ये भौतिक कारण, इसका एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, यहां पर आपको उल्लेख करने के बारे में दिया गया है तो भौतिक कारण लिख सकते हैं। दूसरा, आर्थिक कारक के बारे में पूछा है तो आर्थिक कारण में लिख सकते हैं रोजगार, रोजगार के तलाश में एक जगह को छोड़कर, अब यहां पे अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है तो इस जगह को छोड़कर हम दूसरे जगह पर क्या हो गए, चले गए, ताकि हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। कृषि, यहां पर जो मृदा है उपजाऊ नहीं है, उपजाऊ न होने के कारण यहां पर खेती अच्छा प्रकार से नहीं हो पा रहा है तो हमें खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए भी एक जगह को छोड़कर हम दूसरे जगह पर क्या कर लेते हैं, प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद व्यापार, व्यापारिक चीजें यहां पर बहुत अच्छी प्रकार से नहीं है। उद्योग वाले स्थान पर भी हम लोग क्या कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। तो व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए पलायन करते हैं। जीविकोपार्जन यानी जो उनकी आर्थिक जरूरतें होती हैं उनकी वजह से उनको पूरा करने के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। तो ये वजह है, कारण है इसके पीछे प्रवास करने का, तो इसलिए इसे हम प्रतिकर्ष कारक बोलते हैं। बस इतना आपको क्या करना है, आंसर में लिखना है आपको, और जैसे ही आप इस प्रश्न का इतना आप लिखते हैं तो बस एज इट इज आपको 2 नंबर देने से बिल्कुल भी एग्जामिनर हिचकिचाएगा नहीं। बस इतना ही प्रश्न जो है, अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज पे आपको उसी को एज इट इज क्या किया गया है, इंग्लिश में क्या किया गया है, मेंशन किया गया। तो जो भी बच्चा पार्टी इंग्लिश वाली है वीडियो को पॉज करेगी और अच्छे से इसको पढ़ेगी, अच्छे से पढ़ेगी, मीडियम से कोई मतलब नहीं है, बस आपको शब्द आपके पास क्या होने चाहिए, आंसर लिखने के लिए होने चाहिए, जो हम शब्द आपको क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इतने ही प्रश्न क्या किए गए हैं इस चैप्टर से 2 नंबर के। पिछले 10 सालों में यही प्रश्नों की पूछने की संख्या रही है, मात्र 6 ही प्रश्न पूछे गए। तो आपके मन में एक फिर से कंफ्यूजन उत्पन्न हो रहा होगा कि क्या ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, परीक्षा की दृष्टिकोण से क्या ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, चैप्टर इंपॉर्टेंट और ना इंपॉर्टेंट ऐसे अगर कोई कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, बस प्रश्नों की जो पूछने की संख्या होती है या जो देखा जाता है कि पिछले 10 सालों में इसे किस साल में पूछा है, किस साल में नहीं पूछा है, क्या 2-3 साल से रिपीट किया है कि नहीं, क्वेश्चन रिपीट किया है या फिर पूछा है कि नहीं पूछा है, तो अगर ये देखा जाए तो इसके आधार पर ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो आपको ये चैप्टर में जाकर फिर से इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप चैप्टर के एनसीईआरटी जो बुक है आप उसको पढ़िए, लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड के लिए टोटली तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर उतना ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, नहीं होता है। सिर्फ आप लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं, सिर्फ आप ये जितने सारे 6 प्रश्न हैं आप इन 6 प्रश्नों को देख लीजिए और आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन एक तरीके से, और आपका इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस या ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये चैप्टर पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न इससे क्या किए गए हैं, हर साल पूछे गए हैं। तो 2 से 3 प्रश्नों को लगाने के लिए, पूरा करने के लिए हमको समय पर समय इसे क्या करना है, रिवाइज करते जाना है इस चैप्टर का। आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पे भी नोट्स पढ़ा है और वो भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अगर आप पीवाईक्यू का जो ऑब्जेक्टिव का हम एनालिसिस लाएंगे, सीरीज लाएंगे, अगर वो भी वीडियो आप देखते हैं तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस इतने ही प्रश्न आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं।
ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे।